विवेचना में आज चीनी यात्री हुएनसांग की कहानी, जो फिदा हो गया था भारत पर। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। सन 629 के जाड़े में 29 साल के लंबे तगड़े शख्स ने चीन के शहर चांगआन से अपना सफर शुरू किया, पैदल भारत पहुंचने के इरादे के साथ। ये यात्रा करने का शायद सही समय नहीं था, क्योंकि चीन में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और वहां की सड़कों पर डाकुओं और लुटेरों का बोलबाला था। दूसरे, चीन के नागरिकों के देश छोड़ने पर भी पाबंदी लगी हुई थी। इस यात्री का नाम हुएनसांग था। विलियम डेलरिम्पल अपनी हाल ही में प्रकाशित किताब द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड में लिखते हैं, हुएनसांग का इरादा नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर वहां पढ़ाई करने का था। उस समय नालंदा में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध पुस्तकालय हुआ करता था। चांगआन से नालंदा की दूरी 4,500 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। उस दौर के हालात में नालंदा पहुंचना कोई मामूली बात नहीं थी। चीनी प्रशासन ने उनके वहां जाने के आवेदन को नामंजूर कर दिया था। उस साल चीन में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। इस बात की बहुत संभावना थी कि अगर हुएनसांग प्रशासन और डाकुओं से बच भी जाते तो भूखमरी उन्हें आगे नहीं जाने देती। लेकिन हुएनसांग को जोखिम उठाने की आदत पड़ी हुई थी। करीब 150 किलोमीटर चलने के बाद हुएनसांग लियांजो नगर पहुंचे। वहां उन्होंने एक घोड़ा खरीदने का मन बनाया। जब वो बाजार में घोड़ा खरीदने के लिए मोलभाव कर रहे थे तो सुरक्षा कर्मियों की नजर उन पर पड़ गई। स्थानीय गवर्नर ने उन्हें वापस लौट जाने का आदेश दिया। हुएनसांग ने आदेश को नहीं माना और भोर होने से पहले चुपचाप शहर से बाहर निकल आए। उन्होंने पश्चिम की तरफ अपनी आगे की यात्रा जारी रखी। पकड़े जाने के डर से वो दिन में छिप जाते थे और रात में चलते थे। श्रमना हुइलाई और शी यान कॉन्ग अपनी किताब अ बायोग्राफी ऑफ द त्रिपिटका मास्टर ऑफ द ग्रेट सिएन मोनास्ट्री में लिखते हैं, इस डर से कि निगरानी टावर पर तैनात पहरेदार उन्हें देख लेंगे, हुएनसांग बालू के एक गड्ढे में छिप गए और रात होने तक उसी में रहे। रात को जब वो एक तालाब से पानी ले रहे थे, एक तीर उनको करीब करीब छूता हुआ निकल गया। एक क्षण बाद एक और तीर उनकी दिशा में आया। ये एहसास होते ही कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, वो जोर से चिल्लाए, मैं राजधानी से आया भिक्षु हूं, मुझे मत मारो। निगरानी टावर पर तैनात पहरेदारों का प्रमुख एक बौद्ध था। हालांकि उसे हुएनसांग को गिरफ्तार करने के आदेश मिल चुके थे, लेकिन उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने उन्हें खाना खिलाया और बताया कि वो किस रास्ते से जाएं जहां उन्हें पकड़ा नहीं जा सकेगा। कुछ दूरी तक वो उनके साथ भी गया। इसके बाद हुएनसांग ने मोहेयान रेगिस्तान, पामीर दर्रा, समरकंद और बामियान होते हुए जलालाबाद के पास से भारत में प्रवेश किया। मैदानी इलाके में पहुंचकर गंगा नदी में वो एक नाव पर सवार हुए। उनके साथ 80 और यात्री थे। करीब 100 मील चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां नदी के दोनों तट पर अशोक के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। अचानक उन पेड़ों के पीछे से डाकुओं का एक गिरोह सामने प्रकट हुआ और बहाव के विपरीत नाव चलाते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। हुएनसांग की नाव के लोग इतना डर गए कि उनमें से कुछ लोगों ने नदी में छलांग लगा दी। डाकुओं ने उनकी नौका को किनारे चलने के लिए मजबूर किया। वहां पहुंचकर उन्होंने नौका पर सवार लोगों से अपने कपड़े उतारने के लिए कहा, ताकि रत्नों और आभूषणों की पहचान की जा सके। श्रमना हुइलाई और शी यान कॉन्ग लिखते हैं, वो डाकू देवी के उपासक थे। वो शरद ऋतु में देवी के सामने एक हट्टे कट्टे आकर्षक व्यक्ति की बलि चढ़ाया करते थे। हुएनसांग को देखते ही
उन्होंने आंखों आंखों में बात की और कहा, पूजा नजदीक है, क्यों ना हम इसकी बलि चढ़ा दें। बलि के लिए एक मंडप तैयार किया जाने लगा। हुएनसांग ने तनिक भी आभास नहीं दिया कि उन्हें किसी तरह का डर है। उन्होंने उनसे अपनी अंतिम प्रार्थना करने की अनुमति मांगी। इसके बाद वो ध्यान में चले गए। श्रमना हुइलाई और शी यान कॉन्ग लिखते हैं, सभी यात्री जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। तभी चारों तरफ से काली आंधी चलनी शुरू हो गई। नदी की लहरें तेज हो गईं और नौका करीब करीब उलटने लगी। डाकुओं ने यात्रियों से घबराकर पूछा, ये साधु कहां से आया है और इसका नाम क्या है। इसके बाद जो हुआ उसका विवरण काफी दिलचस्प है। यात्रियों ने जवाब दिया, ये साधु धर्म की तलाश में चीन से आया है। आंधी आने का मतलब है कि देवी तुमसे नाराज हो गई हैं। तुम तुरंत माफी मांगो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। डाकुओं ने एक एक करके हुएनसांग से माफी मांगी। वो उनके सामने लेट गए, लेकिन हुएनसांग आंखें बंद किए बैठे रहे। जब उन्होंने उन्हें छुआ तब उन्होंने अपनी आंखें खोली। 6 साल तक लगातार चलने के बाद हुएनसांग ने उस धरती को छुआ जिस पर कभी गौतम बुद्ध चले थे। पहले वो श्रावस्ती पहुंचे, फिर सारनाथ गए जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद वो पाटलिपुत्र गए जहां अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसके बाद वो बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु होते हुए बौद्ध गया पहुंचे। बौद्ध गया पहुंचने के 10 दिन बाद 4 बौद्ध साधुओं का एक दल उनसे मिलने पहुंचा। विलियम डेलरिम्पल लिखते हैं, वे लोग उन्हें अपने साथ साथ बौद्ध गुरु शील भद्र के पास ले जाने आए थे, जो नालंदा में उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचे, करीब 200 सन्यासियों और 1000 लोगों ने उनका स्वागत किया। उनके हाथ में पताकाएं और सुगंधित अगरबत्तियां थीं। उस समय नालंदा में दाखला पाना बहुत मुश्किल होता था। इसके लिए कड़ी परीक्षा ली जाती थी। नालंदा में घुसने का वर्णन करते हुए हुएनसांग लिखते हैं, मैं नालंदा की धरती पर स्थानीय नियमों का पालन करते हुए अपने घुटनों के बल घुसा। मैं शीलभद्र के पास सम्मान दिखाते हुए अपने घुटनों और कोहनियों के बल रेंगता हुआ पहुंचा। उनको देखते ही मैंने उनके पैर चूमे और उनके सामने दंडवत लेट गया। नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर को 6 राजाओं ने बनवाया था। इसका एक प्रवेश द्वार था, लेकिन इसके अंदर अलग अलग चौक थे जिन्हें 8 विभागों में बांटा गया था। श्रमना हुइलाई और शी यान कॉन्ग लिखते हैं, बीच में साफ पानी का तालाब था जिसमें नीले कमल के फूल खिले हुए थे। प्रांगण के अंदर चंदन के पेड़ थे और बाहर का इलाका घने आम के बागों से भरा हुआ था। हर विभाग की इमारत 4 मंजिल ऊंची थी। उस समय के भारत में हजारों मठ थे, लेकिन इसकी इमारत सबसे अलग और भव्य थी। हुएनसांग धीरे धीरे सभी व्याख्यान कक्षों, स्तूपों, मंदिरों और 300 कमरों में गए जहां 10,000 भिक्षु और छात्र रहा करते थे। वहां महायान और निकाय बौद्ध धर्म, वेदों, तर्कशास्त्र, व्याकरण, दर्शन, चिकित्सा शास्त्र, गणित, खगोल शास्त्र और साहित्य की पढ़ाई होती थी। हुएनसांग ने लिखा, नालंदा में छात्रों की प्रतिभा और क्षमता उच्चतम स्तर की थी। इस विश्वविद्यालय के नियम बहुत कड़े थे और छात्रों को उनका पालन करना होता था। सुबह से लेकर शाम तक वो वाद विवाद में व्यस्त रहते थे, जिसमें वरिष्ठ और युवा बराबरी से भाग लेते थे। हर रोज करीब 100 अलग अलग कक्षों में व्याख्यान दिए जाते थे और छात्र बिना एक क्षण गंवाए बहुत मेहनत से पढ़ा करते थे। हुएनसांग जब भारत आए, उस समय उत्तर भारत में राजा हर्ष का राज था। वो असाधारण रूप से बौद्धिक और जिज्ञासु राजा थे। गुप्त वंश के पतन के बाद से उस इलाके में पहली बार शांति और समृद्धि दिखाई पड़ी थी। हालांकि हर्ष स्वयं हिंदू राजा थे, लेकिन वो बौद्ध धर्म के भी बड़े संरक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय को उसके चरम तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका थी।
उन्होंने उसे 100 गांव दे दिए थे, जिनके ग्राम प्रधानों को निर्देश थे कि वो वहां पढ़ रहे छात्रों की सभी जरूरतें पूरी करें। हर गांव के 200 परिवारों की जिम्मेदारी थी कि वो रोज बैलगाड़ियों में चावल, दूध और मक्खन जैसी चीजें विश्वविद्यालय में पहुंचाएं। हुएनसांग लिखते हैं, एक अतिथि छात्र के तौर पर उन्हें रोज 20 पान, सुपारी, जायफल, सुगंधित धूप बत्तियां, आधा किलो चावल और असीमित मात्रा में दूध और मक्खन की आपूर्ति की जाती थी, जिसके एवज में उनसे कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता था। मेरे समय में नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, सुमात्रा और यहाँ तक कि कोरिया के भिक्षु भी वहाँ शिक्षा के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा आकर्षण था वहाँ का पुस्तकालय। अलेक्जेंड्रिया के विनाश के बाद संभवतः वो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। वांग जियांग अपनी किताब में लिखते हैं, पुस्तकालय की इमारत 9 मंजिली ऊंची थी और उसके 3 हिस्से थे। पहले हिस्से को रत्न दढ़ी कहा जाता था, दूसरे हिस्से का नाम रत्न सागर था और तीसरे हिस्से को रत्न रंजक कहा जाता था। वहां से किसी भी पांडुलिपि को पढ़ने के लिए लिया जा सकता था, लेकिन उसे विश्वविद्यालय के प्रांगण से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी। नालंदा में रिवाज था कि छात्रों से अपेक्षा की जाती थी कि वो गुरुओं की सभी ज़रूरतों का ध्यान रखें, जिसमें उनकी मालिश करना, उनके कपड़े तह करना और उनके कमरे साफ करना शामिल रहता था। बेंजामिन ब्रोस अपनी किताब हुएनसांग, चाइनाज लेजेंडरी पिलग्रिम एंड ट्रांसलेटर में लिखते हैं, हर सुबह हुएनसांग अपने 10 फीट बाई 10 फीट के कमरे में नगाड़े की आवाज़ के साथ उठते। कमरे के बाहर उनके स्नान के लिए हौज बने होते। उसके बाद वो व्याख्यान सुनते और कभी कभी खुद भी व्याख्यान देते। हर शाम वो पुस्तकालय में उन संस्कृत पांडुलिपियों की प्रति बनाते जिन्हें वो अपने साथ चीन ले जाना चाहते थे। 5 साल के बाद उनके अपने पास दुर्लभ भारतीय पांडुलिपियों की लाइब्रेरी तैयार हो गई थी, जिन्हें वो अपने साथ चीन ले जाने का इरादा रखते थे। सन 643 में भारत में 10 साल गुजारने के बाद उन्होंने बंगाल के मठों की अंतिम यात्रा की और फिर चीन लौटने की तैयारी शुरू कर दी। जाने से पहले राजा हर्ष ने उन्हें अपने दरबार में एक बहस के लिए आमंत्रित किया। दोनों पहले मिल चुके थे। पहली मुलाकात में हर्ष ने उनसे चीन और उसके राजाओं के बारे में प्रश्न पूछे थे। हर्ष ने उनके जरिए चीन के राजा टाइजुन को बौद्ध साहित्य की कुछ पांडुलिपियां भेजी। राजा हर्ष के सामने हुएनसांग की नास्तिक दार्शनिकों से बहस हुई। हुइलाई के अनुसार हुएनसांग ने अपने तर्कों से उन दार्शनिकों को चुप करा दिया। अब तक हुएनसांग को चीन छोड़े 16 वर्ष बीत चुके थे। डेलरिम्पल लिखते हैं, जब वो वापस जाने के लिए तैयार हुए तो उनके पास 657 किताबों और बहुत बड़ी संख्या में मूर्तियों का संग्रह था। वो अपने साथ बहुत सारे पेड़ों की पौध और बीज भी लेकर गए थे। उनके सारे सामान को 72 घोड़ों पर लादा गया था और उनके साथ करीब 100 कुली और पहरेदार चल रहे थे। वो खुद एक हाथी पर सवार थे, जिसे राजा हर्ष ने उन्हें भेंट स्वरूप दिया था। उन्होंने उन राजाओं के लिए पत्र भी दिए थे जिनके क्षेत्र से होकर हुएनसांग गुजरने वाले थे। लौटते समय हुएनसांग के साथ एक दुर्घटना हुई। जब वो अटक के पास सिंधु नदी पार कर रहे थे, एक बड़ा तूफान आया जिसमें उनकी कुछ बेशकीमती पांडुलिपियां नष्ट हो गईं। बेंजामिन ब्रॉस लिखते हैं, हाथी पर सवार हुएनसांग खुद तो नदी पार करने में कामयाब हो गए, लेकिन उनके पीछे चल रही पांडुलिपियों से भरी हुई कुछ नौकाएं तूफान में पलट गईं। नाविक लोग तो बचा लिए गए, लेकिन करीब 50 पांडुलिपियां और बीजों से भरे कुछ बक्से बह गए। चीन पहुंचने से पहले उन्होंने सम्राट ताइजुन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने गैर कानूनी रूप से चीन छोड़ने के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि वो अपने साथ
क्या कुछ ला रहे हैं और किस तरह ये सम्राट के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। सम्राट ने उनके पत्र का जवाब देते हुए लिखा, हम ये सुनकर बहुत खुश हुए कि आप ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने देश वापस आ रहे हैं। हमने प्रशासन को निर्देश दे रखे हैं कि वो आपकी हर संभव मदद करें ताकि आपको सामान उठाने वालों और घोड़ों की कमी न पड़े। 8 फरवरी 645 की सुबह राजधानी चांगान की सड़कों पर हजारों लोग हुएनसांग के स्वागत में उतर आए। 16 साल पहले इसी जगह से वो भारत की यात्रा पर निकले थे। उनको सबसे पहले होंगफू मठ ले जाया गया और 15 दिन बाद 23 फरवरी को सम्राट ताइजुन ने लियोयेंग के अपने महल में उनसे मुलाकात की। इन मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और सम्राट ने उनसे उनकी भारत यात्रा के अनुभव, वहाँ के मौसम, उत्पाद और रीति रिवाजों के बारे में कई सवाल पूछे। स्टैनली वीनस्टीन अपनी किताब बुद्धिज्म अंडर द टैंग में लिखते हैं, राजा ने उन्हें अपनी सरकार में शामिल होने का न्योता भी दिया, लेकिन हुएनसांग ने उसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि सरकारी अधिकारियों के लिए ज़रूरी प्रशिक्षण उनके पास नहीं है। वो चांगान के एक शाही मठ में रहने चले गए और भारत की अपनी यात्रा के अनुभवों के बारे में लिखने लगे। बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। ये चीन में भारत के बारे में सबसे प्रामाणिक और महत्वपूर्ण शोध बन गया। आज भी राजा हर्ष के दौर को समझने के लिए हुएनसांग के लिखे विवरणों की मदद ली जाती है। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।